25 जून 1975 रातों रात इंदिरा गांधी की सरकार इमरजेंसी घोषित कर देती है और फिर अगले 2 सालों में लाखों लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें कई बड़े पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट भी होते हैं। हजारों लोगों को जबरदस्ती नसबंदी कराई जाती है, लोगों के घर तोड़े जाते हैं और जो सामने आता है उनके ऊपर ओपन फायरिंग होती है और गरीबी का हाल बद से बदतर हो जाता है। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. Government is corrupt, is inefficient. And in fact, a greater proportion of India's population than ever before now live below the official poverty line. 1975 की कहानी शुरू होती है 1971 से। इंडिया में इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी ये नारा देती हैं, गरीबी हटाओ देश बचाओ। उस वक्त ये काफ़ी पॉपुलर लीडर बन चुकी थी, लोगों का इनको काफ़ी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था और इसके 2 रीजंस थे। पहली चीज़, ये जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। दूसरा, पॉलिटिकल पकड़ इनकी काफ़ी अच्छी थी, तो ये इलेक्शन ये बहुत ही आसानी से जीत जाती हैं। अब 1971 के अंदर ही इंडिया वॉर में आ जाता है पाकिस्तान के साथ और एक नई कंट्री बनती है बांग्लादेश। हालांकि ये वॉर इंडिया जीत जाता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी और डाउन हो जाती है, जिसके कारण गरीबी कम होने की जगह और बढ़ जाती है। अब इसी टाइम के अराउंड 2 चीज़ें और होती हैं। इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हुए सरकार ये फैसला लेती है कि 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाएगा। और दूसरा, इंडिया के अंदर एक चीज़ होती थी प्रीवी पर्सेस। जो प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन करा था इंडिपेंडेंस के दौरान, उनको उस वक्त की सरकार ने वादा करा था कि आपको हमारी तरफ से हर साल पैसे दिए जाएंगे आपके सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। इंदिरा गांधी की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये प्रीवी पर्सेस को भी ख़त्म कर देती हैं। अब ये प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो सरकार ने करा है वो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और यहाँ से शुरू हो जाती है इंदिरा गांधी वर्सेस जुडिशरी की लड़ाई। अब इस दौरान जब देश की गरीबी इतनी बड़ी हुई थी, तब सूखा भी पड़ गया, तो फूड प्राइसेस और ऊपर हो गए और उसी वक्त दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस भी चल रही थी। अरब देशों ने ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए थे क्योंकि अमेरिका और वेस्ट ने इजराइल का साथ दिया था इजराइल वर्सेस इजिप्ट की लड़ाई में, और इजराइल ये लड़ाई जीत गया था। तो अरब देशों ने इसके प्रोटेस्ट में ऑयल प्राइसेस को बढ़ा दिया। The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. If the Arab countries keep that pledge, it would reduce their production by almost 50% in 1 year. अब ऑयल के प्राइसेस जब बढ़े तो भुगतना देश के गरीब को पड़ा। कैरोसिन का प्राइस लगभग 50% बढ़ गया, गैसोलीन का लगभग 80%। और जब ऑयल का प्राइस महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो लोग ये बोलने लगे कि ये सरकार गरीबी हटाओ नहीं, गरीब हटाओ सरकार है। देश भर में छोटे छोटे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे। गुजरात के अंदर स्टूडेंट्स ने महंगे हॉस्टल में खाने को लेके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा गुजरात इस प्रोटेस्ट में जुड़ गया। इस प्रोटेस्ट का साथ दे रहे थे जेपी नारायण। ये काफ़ी बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे। लोगों ने ये मांग करी कि करप्ट स्टेट गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस की थी, इसको पूरी तरीके से हटाया जाए और प्राइसेस कम करे जाएं। ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि गवर्नमेंट को इनकी बात माननी पड़ी और पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को हटाना पड़ गया। 1974 में समाजवादी पार्टी के लीडर जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे स्ट्राइक कर दी। लगभग 1.5 करोड़ रेलवे एम्प्लॉय इनके साथ है और ये स्ट्राइक 20 दिन तक चली। पर इस बार सरकार झुकी नहीं, बल्कि जो एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया, उनकी फैमिलीज को गवर्नमेंट क्वार्टर के भी बाहर कर दिया गया। तो एक क्लियर सिग्नल चला गया कि हम प्रोटेस्ट को सहेंगे नहीं। पर जेपी नारायण रुकने वाले नहीं थे। बिहार में भी प्रोटेस्ट चालू हो चुके थे और इनको पता था कि अगर देश में क्रांति आएगी तो वो स्टूडेंट से ही आएगी। तो इस बार बिहार में इन्होंने स्टूडेंट्स का पूरा साथ दिया और पूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन की बात करी। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बिहार से पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलने लगा और जेपी नारायण एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह देखे जाने लगे। सारा अपोजिशन इनके साथ मिलने लगा, लाखों लोग इनको सुनने आने लगे और इनकी लोकप्रियता इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा बढ़ गई। इंदिरा गांधी की मुश्किलें यहाँ ख़त्म नहीं होनी थी।
राज नारायण जो इनके खिलाफ लड़े थे रायबरेली से, उन्होंने इलेक्शन प्ली डाली हुई थी कि 1971 में इन्होंने करप्ट तरीक़ों से इलेक्शन लड़े थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात मान ली और इनके रायबरेली के इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया और इनके ऊपर 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से रोक लगा दी। पर कोर्ट ने इनको 20 दिन का टाइम दिया अपने डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। तो इंदिरा गांधी इस डिसीजन को चैलेंज करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चल रही थी छुट्टी। तो ये डिसीजन दिया गया कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में तो जा सकती हैं पर लोकसभा में किसी इलेक्शन में और डिबेट में पार्ट नहीं ले सकती। जेपी नारायण ने इस डिसीजन को यूज़ करते हुए वो बोला कि इंदिरा गांधी करप्ट है और उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए। उन्होंने आर्मी से डिमांड करी कि वो उनका साथ दे ताकि वो गवर्नमेंट को गिरा सकें। इस वक्त तक जेपी नारायण की लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी थी। रामलीला मैदान में इन्होंने एक पोएम बोली, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इंदिरा गांधी सरकार पर चारों तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था। 25 जून 1975 देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी इसलिए लगाई जाती है ताकि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए। वैसे इंडिया में 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है, 1962 इंडो चाइना वॉर में, 1971 इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में, और लास्ट टाइम 1975 में। बाकी किसी भी इमरजेंसी को इस तरीके से नहीं देखा जाता जिस तरीके से 1975 को देखा जाता है। 2 साल तक चली इस इमरजेंसी को डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडिया बोला जाता है। हजारों पॉलिटिशियंस को जो सरकार के खिलाफ थे उनको जेल के अंदर कर दिया गया। जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, कोई भी जो सरकार के खिलाफ आवाज़ थी उसको दबा दिया गया। कई रिपोर्टर्स जो सरकार के खिलाफ लिख रहे थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी लगने के बाद इसके प्रोटेस्ट में इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एडिटोरियल पेज बिल्कुल एम्प्टी रखा था। रिपोर्टर्स को कुछ गाइडलाइंस दी गई फॉलो करने के लिए। न्यूज़पेपर्स को ये बोला गया कि वो पब्लिश करने से पहले न्यूज़ एडवाइजर्स की परमिशन लेंगे। प्रेस की फ्रीडम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उस वक्त अराउंड 1.5 लाख लोगों को जेल के अंदर डाला गया था। काफ़ी लोगों को जिनको जेल के अंदर डाला गया उनके ऊपर कोई ट्रायल तक नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इस दौरान पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिसमें वो लोगों की नसबंदी करा रहे थे। कई ऑपरेशन सेंटर्स तैयार करे गए हर स्टेट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक नंबर दिया जाता था या एक टारगेट जो उनको पूरा करना होता था। तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए ये ऑफिशियल्स लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के नसबंदी कराने लगे, और कई केसेस में तो ऐसा बताया गया कि 16 साल तक के बच्चों की भी नसबंदी हुई है। इसके बाद भी जो ऑपरेशन हुए वो ढंग से नहीं हुए, हजारों लोगों की इसमें मौत हो गई। दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए गए और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट करा उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने एक रॉयल ऑर्डर दिया फिल्म इंडस्ट्री को कि सबको इमरजेंसी के फेवर में गाना गाना पड़ेगा। किशोर कुमार ने इस चीज़ से मना कर दिया, तो फिर 2 सालों तक उनके किसी गाने को रेडियो पे या दूरदर्शन पे दिखाया नहीं गया। कन्नड़ की एक एक्ट्रेस थी स्नेहलता रेड्डी जिन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस का साथ दिया था, इनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया और इनके बगल वाले प्रिजन में थे LK अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। लाल कृष्ण अडवाणी अपनी बुक अ प्रिजनर स्क्रैप बुक में बताते हैं कि वो हर रात को रोया करती थी और उनकी मौत सिर्फ 5 दिन बाद हो गई जेल से निकलने के। मौत का कारण तो वैसे लंग इन्फेक्शन बताते हैं, बट ये इन्फेक्शन उनको जेल के अंदर ही हुआ था। ऐसा बोलते हैं कि उनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर हुआ था और उनको जेल के अंदर काफ़ी मारा जाता था। इमरजेंसी ऑफिशियली एंड हुई थी 21 मार्च 1977 को और फिर एक नई गवर्नमेंट बनी थी मोरारजी देसाई की। हाय, इससे पहले तुम वीडियो बंद करो। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई है और ऐसी वीडियोस देखना और चाहते हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। मैंने और भी ऐसी वीडियोस बना रखी हैं एंड येस आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस लाइक दिस इन द फ्यूचर। तब तक के लिए प्लीज़ कमेंट कर देना और बताना जरूर कि वीडियो कैसी है एंड आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।